गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और आप सभी ने हमें हमेशा फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हुए देखा होगा। बस ऐसे ही एक नया प्रयास, मैथ में भी कुछ जानकारी है तो कुछ टॉपिक्स आपके साथ मैथमेटिक्स का मैं शेयर करने वाला हूँ। और ये मेरा पहला सेशन है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एवरग्रीन एकेडमी पर, जहाँ पर मैं मैथमेटिक्स का टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स पोर्शन की। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर बात किया जाए तो जो क्लास 12th का सिलेबस है वो रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट होता है, संबंध एवं फलन से कहानी स्टार्ट होती है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये अपना पर्टिकुलर मतलब पर्सनल सोच है, पर्सनल थिंकिंग ये है विद डेप्थ स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, कि बच्चे को सेट थियरी आनी चाहिए डिटेल्ड वे में। अगर किसी बच्चे को फंक्शन एंड रिलेशन समझना है तो कहीं ना कहीं उससे पहले उसको पूरी सेट थियरी के बारे में जानकारी अच्छे से होना चाहिए। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस मैथ के सेक्टर में होने के कारण मैं आपको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी कराऊंगा, ताकि कोई बच्चा अगर इस चैनल पे आता है तो वो सर्च करे व्हाट इज सेट थियरी, तो उसको समझ में आ जाए सेट थियरी क्या है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा आवर टुडेज लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट थियरी के बारे में। और बेसिकली हमारा क्लास 12th का मैथमेटिक्स दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और आपको मैं ये भी बताता हूँ बेटा, ये टॉपिक मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या हिंदी और क्या इंग्लिश, तो दोनों मिक्सअप चलेगा। कोशिश ये रहेगा, प्रयास ये रहेगा कि मैं जब छोटे छोटे टॉपिक्स की स्टडी करा रहा हूँ तो बाइलिंगुअल टॉपिक रहेगा। मैथमेटिक्स का कोई भी बच्चा इस सेशन को देख सकता है, चीज़ों को इंजॉय कर सकता है। रिलेशन एंड फंक्शन ये हमारा क्लास 12th मैथमेटिक्स का पोर्शन है, 12th मैथमेटिक्स। और जहां पर इसको हम लोग शॉर्टकट में बुलाते हैं संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन की कहानी भी बेटा हम आगे समझेंगे, लेकिन आज हमारा बेसिक लेक्चर है सेट थ्योरी पर आधारित। तो संबंध एवं फलन की कहानी शुभारंभ करने से पहले आपको मैं अपनी तरफ से बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं समुच्चय के बारे में। सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, सेट थ्योरी क्या है। और पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही रखूंगा कि बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन व्हाट इज सेट थियरी, तो एक बार आपके मन में क्वेश्चन मार्क जरूर उठेगा, संशय जरूर उठेगा कि सेट थियरी होती क्या है। क्यों? यही दिक्कत है ना। बता दो भैया फिर। जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, क्या मैंने उस डेप्थ लेवल पे सेट थियरी को समझा है? तो चलिए हम आपको समझाते हैं सेट थियरी की कहानी। बेटा सेट थियरी का खोज मैथमेटिक्स में इसलिए किया गया, सेट थियरी का जो डिमांड है आखिर क्यों किया गया, सेट थियरी का मैथमेटिक्स में क्या यूज़ है। तो कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि जो सेट का बेसिक डेफिनेशन है, इसकी डिमांड इसलिए हुई कि कोई एलिमेंट कैसे रखे जाएं, या किसी चीज़ का ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग मतलब उसको एक समूह में रखना है, या फिर किसी चीज़ का एक मतलब कुल मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक ऑर्डर फॉर्म बनाना है, तो कौन सी मैथमेटिक्स की थियरी यूज़ की जाए। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आपके पास आसपास कुछ ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट हैं, वस्तुएं हैं, कुछ गुण हैं, पदार्थ है, कोई शहर है, अच्छा शहर है, किसी का बुरा नेचर है, सम संख्या है, विषम संख्या है, होल नंबर है, इंटीजर है, क्या है। जैसे मैथमेटिक्स के दुनिया में अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या फिर सम संख्याएं होती हैं, विभाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, शहरों का समूह होता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है, शिक्षकों का समूह हो सकता है, डॉक्टरों का समूह हो सकता है। तो समुच्चय का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज सेट थियरी, सेट है क्या। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेट थियरी को सिर्फ इतना कहा जाता है, सेट थियरी समुच्चय। समुच्चय की डेफिनेशन में बड़ी समस्या है, केवल ये शब्द कहा जाता है कि इट इज अ एलिमेंट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब जो समुच्चय है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये समुच्चय के बारे में बस हम लोग बेसिक जो जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहा जाता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइन, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स कह लो या एलिमेंट कह लो, जो भी कह लो, एलिमेंट कह दो। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, सेट थियरी की जरूरत क्या है। मैंने एक बेसिक थीम क्लियर किया, अभी मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। 15 से 20 मिनट में आपको केवल और केवल सेट थियरी के बारे में बोलने वाला हूं। समुच्चय की जो वास्तविक परिभाषा है, समुच्चय की जो वास्तविक परिभाषा है, ये कहता है वस्तुओं का या फिर पदार्थों का, चाहे वस्तु कहो या फिर पदार्थ कहो, वस्तुओं का या फिर पदार्थों का सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, वेल डिफाइन का मतलब होता है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित समूह, सुपरिभाषित समूह। शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, जैसे बेसिक बस क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन ये कहता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड थिंग, जो भी कह लो। लेकिन क्या इससे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आती है? क्या इससे क्लियरिटी आती है? तो अब मैं उदाहरण के साथ रखता हूं कि समुच्चय को कैसे वास्तविकता में समझेंगे रियल लाइफ में। चलिए देखिए, उदाहरण पहले देता हूं। मैंने कहा बेटा, इस डेफिनेशन को समझने के लिए उदाहरण आइए देखते हैं, सम एग्जांपल्स। मैंने ये कहा कि जो ABCD होता है अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, तो ये क्या है? समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? ऐसी परिभाषा दो। समुच्चय का सिद्धांत ये कहता है, सेट थियरी ये कहती है कि अगर किसी चीज को वेल डिफाइन वे में रखा जा रहा है, जैसे समझना, अगर हम किसी सेट थियरी को परिभाषित कर रहे हैं तो उसको ऐसे परिभाषित करो कि आसपास की जो दुनिया है, आसपास के जो लोग हैं, वो भी जब परिभाषित करें तो आंसर सेम आए। जैसे पूरे वर्ड में किसी से भी ABCD का कलेक्शन पूछो तो वो क्या बोलेगा? पहले A बोलेगा, फिर B बोलेगा, फिर C बोलेगा, एंड D एंड E एंड डॉट 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 XYZ। आपको पता है ये सारी दुनिया यही बोलेगी। इसीलिए बेटा ये एक सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन। जैसे समुच्चय का मैं एक और बेसिक आपको कह देता हूं, यहीं पे ऐड कर लो। देखो पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद आती हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास करो। और जरूर देखिएगा, मैथमेटिक्स में भी बेटा आपको मजा आ जाएगा। एक ये न्यू थिंकिंग, न्यू एनर्जी के साथ ही आपको टॉपिक क्लियर कराओ कि कभी भी तुमको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ना कभी तुमको NCERT छूना पड़े, ना कभी कोई बेसिक किताब छूना पड़े। बस ये वीडियो देख करके नोट्स बना लो। सेट थियरी में तुम ये भी कह सकते हो कि अगर हम बात करें कई अलग अलग लोगों से, तो कई लोगों के द्वारा बताया गया जो आंसर होगा, कई लोगों के द्वारा बताया गया उत्तर या पूछा गया उत्तर, जो भी कह दो, बताया गया उत्तर हमेशा समान आए, हमेशा सेम आए, तो उसको हम सेट में कह देंगे हमेशा समान आए। जैसे कहने का मतलब है, मैंने ये कहा कि बेटा क्लास में मैं गया, मैं कहा बेटा खड़े हो जाओ, चलो सम संख्या को परिभाषित करो। जैसे इसका एग्जांपल समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ। आप जब किसी भी पर्सन से उत्तर पूछो तो उन लोगों के द्वारा परिभाषित किया गया जो उत्तर है वो हमेशा समान आना चाहिए, सेम आना चाहिए। किस वे में? अब मैं क्लास में गया, मैं कहा बेटा खड़े हो जाओ, मैंने कहा मोहन खड़े हो जाओ, ये बताओ कि सम संख्या क्या होती है? तो वो बच्चा बोलेगा सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही बोलेगा। फिर मैंने राम को खड़ा किया, मैं कहा राम खड़े हो जाओ, बताओ सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो वो भी यही परिभाषित करेगा। मैंने किसी लड़की से पूछा, मैं कहा बेटा खड़े हो जाओ, बताओ सम संख्या क्या है? तो कहने का मतलब है किसी प्रश्न का जवाब, किसी प्रश्न का जो उत्तर है, अगर हम 10 लोगों से, 20 लोगों से, किसी समूह से पूछें तो सभी का आंसर सेम परिभाषित हो, उसको भी कहीं ना कहीं हम समुच्चय में रख सकते हैं। ठीक, तो पहला उदाहरण मैंने आपको समझा दिया कि ABCDEFGHXYZ का एक कलेक्शन, ये वेल डिफाइन है। ठीक, अभी इसको बताते हैं। कुछ लोग यहीं पे क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे, बेटा थियरी कहती है कि किसी सेट को लिखने के पहले ये मंझला कोष्ठक लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट किसी भी कलेक्शन को लिखने के पहले, एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूं सेट थियरी में। देखो जैसे ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक था, तो मान लो कि ये एक परिवेश है, ये एक परिवेश है, ये कलेक्शन ऑफ सेट है। मान लो ये कोई समुच्चय है, ये मैंने ड्रॉ किया, ये कोई समुच्चय है। ठीक, ये कोई समुच्चय है।
तो समुच्चय के भीतर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ ना कुछ पदार्थ होंगे, तो मैं उसको परिभाषित कर दे रहा हूँ। एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। ऐसे करते करते डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे। तो कहने का मतलब है समुच्चय के अंदर ढेर सारे अवयव होते हैं, लेकिन समुच्चय को लिखने के लिए एक बेसिक कहा जाता है। अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे निगेटिव कमेंट ना करें, इसलिए पहले बोल दे रहा हूं। किसी समुच्चय को लिखते समय पहली चीज ये ध्यान देना चाहिए कि उसका एक वेल डिफाइन मीन होना चाहिए, वेल डिफाइन ऑर्डर होना चाहिए, पहली बात। फिर दूसरी बात, एलिमेंट को लिखते समय बीच में कॉमा लगाते हैं, कॉमा, और जब कॉमा लगा लो तो इसको करली ब्रैकेट से ढक दिया जाता है, इस करली ब्रैकेट के भीतर बंद कर दिया जाता है, और अब ये परफेक्टली कहलाएगा इट इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, एज वेल एज 10 होता है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? 2n तक, 2n तक भाई, ऐसे ढेर सारे समुच्चय होंगे। तो यहाँ पे देखो अवयव कौन है, अवयव कौन है? अवयव, ये देखो अवयव है, समुच्चय का अवयव है, ये समुच्चय का अवयव है। इट इज अ एलिमेंट ऑफ सेट, इट इज अ एलिमेंट ऑफ सेट, ये अवयव है। समुच्चय के अवयव कौन है? 2 अवयव है, 4 क्या है? अवयव है, 6 क्या है? अवयव है, 8 क्या है? अवयव है। सम संख्याओं के समुच्चय का ये अवयव है। तो किसी भी समुच्चय को लिखने के पहले हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते हैं, ये करली ब्रैकेट लगाने के बाद इसको कॉमा के भीतर रख देते हैं। और एक समुच्चय देख लीजिए, और एक समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते नेचुरल नंबर के ये समुच्चय है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, ऊपर वाला क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक, सबसे ऊपर वाला क्या है? ये आपका अल्फाबेट का समुच्चय। अब मैं बात करूं ऐसे ढेर सारे उदाहरण है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा, मैं आपसे कहूं कि इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर में आप कहोगे इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखो ध्यान से देखना, कलेक्शन 0 हमने लिखा, +1 लिखा, +2 लिखा, +3 लिखा, +4 लिखा, +5 लिखा, एंड सो ऑन। इधर डॉट डॉट बढ़ते जाओ, और सेम इसी तरह इधर -1, -2, -3, -4। ये आपका इंटीजर्स का समुच्चय है। ये इंटीजर्स का क्या है? वेल डिफाइन ऑर्डर, और इसको हमने करली ब्रैकेट के भीतर लिख देंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं, बड़ा प्यारा सा। अल्फाबेट के भीतर, मतलब अल्फाबेट मतलब जो आपके अक्षर हैं, लेटर हैं, सॉरी जो अक्षर हैं, वर्ड। तो अल्फाबेट में स्वरों का समुच्चय, स्वरों का ग्रुप ऑफ वॉवेल, ग्रुप ऑफ वॉवेल, स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। तो ग्रुप ऑफ, इसको स्वरों का समूह कह लो, सॉरी स्वरों का समूह। तो स्वरों के समूह में कौन कौन आता है? एक ए आता है, ई है, आई है, ओ है, यू है, और इसको हमने ढक दिया करली ब्रैकेट के भीतर। बेटा ऐसे ढेर सारे उदाहरण मैं बहुत बोल सकता हूं, बहुत सारे। जैसे भारत में राज्यों का समूह, आप ये कह सकते हो भारत में राज्यों का समूह। राज्य, भारत में कितने राज्य हैं? तो सभी राज्यों को लिख लो, भारत में राज्यों का समूह। अभी इस पे और चर्चा होगा, लंबा चर्चा होगा, सुनते रहो। तो जितने भी आपके स्टेट हैं करली ब्रैकेट के भीतर रख दो, जितने भी स्टेट हैं करली ब्रैकेट के भीतर गिनती करके रख दो, हो गया सेट थियरी। अब थोड़ा मैं कुछ और बेसिक चलता हूं, अभी तो यह था बेसिक, फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी भी समुच्चय का बेसिक ये कहता है कि अगर हम उस प्रश्न का उत्तर 10 लोगों से पूछें, 20 लोगों से पूछें, 50 लोगों से पूछें, तो सभी का उत्तर समान आए, तो वो है वेल डिफाइन एलिमेंट, वेल डिफाइन ऑर्डर, सुपरिभाषित समूह, सुपरिभाषित। ओके,
अब यहाँ पे क्या गलती तुमको नहीं करनी है, अब सुन लो, क्या गलती तुमको समुच्चय में नहीं करना है जो तुम करते हो। तो समुच्चय में की गई गलतियाँ, ये तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ इतने अच्छे से, समुच्चय में की गई गलतियाँ जो तुम्हारे लिए क्षमा योगदान नहीं है, समुच्चय में की गई गलतियाँ जो तुम गलतियाँ कर देते हो ना, जो भूल जाते हो। देखो समुच्चय में क्या गलतियाँ होती हैं, बच्चे करते क्या हैं, अगर मैं पिछला सवाल ले लूं तो 2, 4, 6, 8, 10 और ये मैंने लगा दिया करली ब्रैकेट। बेटा ये समुच्चय नहीं है, गलत है, ये समुच्चय नहीं है, गलत है। आप कहोगे सर ये सम संख्या का समूह है, मैंने लिखा भी सही है। बेटा गलत इसलिए है क्योंकि तुमने कॉमा नहीं लगाया है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। तो ये गलती तुम नहीं करोगे। ठीक, किसी भी समुच्चय को परिभाषित करते समय, किसी भी सेट को लिखते समय याद रहे कॉमा लगाना कंपलसरी है, एलिमेंट को अलग अलग लिखना जरूरी है। और एक आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे इंडिया है INDIA और इसके बाहर मैंने ये लगा दिया करली ब्रैकेट। क्या ये सेट है? तो नहीं है, ये सेट थियरी नहीं है, सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट है? क्योंकि आप यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रहे, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि ये क्यों गलतियाँ, ये गलती नहीं करना है। और क्या गलती नहीं करना है? करली ब्रैकेट हमेशा लगाना, किसी भी सेट को डिफाइन करते समय करली ब्रैकेट के भीतर लिखना कंपलसरी है, इसके भीतर लिखना कंपलसरी है। अब एक चीज़ और सुनो, और क्या गलतियाँ तुमको नहीं करना है। जैसे होता क्या है बेटा, कभी कभी कुछ समुच्चय में ऐसे एलिमेंट रखे होते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, ये जीरो नहीं लिख रहा हूँ, एलिमेंट है, फिर उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट, फिर ये फोर्थ एलिमेंट, फिर डॉट 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 होता है और बगल में ऐसे कर ली। तो ये भी सही है, सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सेट में वैलिड है। तो अगर किसी समुच्चय को परिभाषित करते समय लास्ट में डॉट 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 लिखा जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पता चल रहा है कि अगला एलिमेंट ये होगा, अगला एलिमेंट ये होगा, अगला एलिमेंट ये होगा। फिर दूसरी चीज़, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर हमारे लिमिटेड एलिमेंट हैं, अगर हमारे कुछ निश्चित ही अवयव हैं, अगर किसी समुच्चय में निश्चित अवयव हैं तो वो खत्म हो सकता है। जैसे 10 से कम, एक उदाहरण ले लो, 10 से कम सभी सम संख्याओं का समूह। एक उदाहरण ले लो, जैसे यहाँ पे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये डॉट 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 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो एक उदाहरण ले लेता हूँ, 10 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय या सभी सम संख्याओं का समूह, सभी सम संख्याओं का समूह, सभी सम संख्याओं का समूह। तो 10 से कम कितने आपके सम संख्या होते हैं? 10 से कम कौन कौन सी सम संख्याएं हैं? तो देखो 2 होगा बिल्कुल सही, 4 होगा बिल्कुल सही, 6 होगा बिल्कुल सही, 8 होगा बिल्कुल सही। 10 नहीं लिखना है क्योंकि 10 से कम होना चाहिए, अगर 10 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए 10 नहीं रहेगा, 10 आपका नहीं रहेगा। तो सुन लेना भैया, ये आपका रहा लिमिटेड एलिमेंट। तो ये समुच्चय सही है, टिक कर दे रहा हूँ, सॉरी इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, ये सही है। ठीक, ये एलिमेंट सही है और ये भी सही है। तो क्या गलती तुमको पता चला नहीं करना है? किसी भी एलिमेंट को लिखते समय इकट्ठा मत भर देना। कह दिया गया कि किसी सेट के भीतर एलिमेंट का समूह रखा जाता है, तो तुम सबको पकड़ो ऐसे फेंक दो कचरा जैसे। मैंने सिखा दिया कि सेट थियरी में वस्तुओं का समूह होता है, अवयवों का समूह होता है। तो पता चला तुम सारे एलिमेंट पकड़ो और ऐसे घर में जैसे कचरा फेंकते हो, ऐसे फेंक दिए घर में कचरा। तो कचरा नहीं फेंकना है, कॉमा लगा के सबको बैठाना है, कॉमा लगा करके। ठीक है, जैसे इंडिया है, ये इंडिया देख पा रहे हो, इंडिया। तो इंडिया में कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। तो इन 5 एलिमेंट को ऐसे कचरे के जैसे नहीं फेंकना है, कॉमा लगा के रखोगे। अब ये सही हो गया, अब ये कॉमा लगा के तुमने लिखा तो ये वेल डिफाइंड ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया क्या गलतियां नहीं करना है? अब सुनो, अभी बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब अभी ऐसे बहुत उदाहरण बना सकता हूं, इतने उदाहरण बना सकता हूं कि तुम थक जाओगे, लेकिन मैं बताऊंगा, परेशान मत हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अब एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। आओ देखो, मैं कहता हूं विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का आपको कलेक्शन बनाना है, विषम संख्या।
तो विषम संख्या क्या होती है आपको पता ही होगा सर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन 2n+1। अभी आगे बताएंगे 2n+1 जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो दोनों सही है, बाहर लगा दो करली ब्रैकेट, इसको लगा दो करली ब्रैकेट, और ज़रूरी नहीं है कि ये 2n+1 लिखो, इसलिए अभी के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अभी के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, बाकी ये सही है, बिल्कुल वेल डिफाइंड। और सुनो, मैं एक उदाहरण और लेता हूँ, एक उदाहरण और। जैसे मान लो कि अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो बताओ क्या ये सेट होगा? ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, क्या ये सेट होगा? आप सोचो जरा। बेटा क्या ये सेट थियरी है? बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? कितने लोग इसको बताएंगे कि ये सही समुच्चय है? बस आपसे मेरा यही प्रश्न है, क्या ये मेरे द्वारा लिखा गया समुच्चय सही है? क्या ये सेट मेरे लिए जो बनाया गया है ये सही है कि गलत है? सोचो, थोड़ा सा सोचो। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे करली ब्रैकेट है, यस सर, यहाँ कॉमा है, यस सर, लेकिन बेटा ऑर्डर पूरा खराब है इसलिए समुच्चय नहीं होगा। कभी ऐसा अल्फ़ाबेट सुने हो जहाँ पे ABC एंड FEH एंड IKN एंड P ऐसे आए? कभी अल्फ़ाबेट ऐसे पढ़े हो कि वहाँ पे ऑर्डर ही ना समझ में आए, ऑर्डर ही ना समझ में आए? तो ये भी याद रखना बेटा, किसी समूह को, किसी ग्रुप को, किसी अक्षर को, किसी लेटर को, किसी एलिमेंट को, किसी अवयव को परिभाषित करते समय जो शब्द लिखा गया है ये सुपरिभाषित होना बेटा जरूरी है। सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड मीनिंग, वेल डिफाइंड मीनिंग। और इसको प्रूफ कैसे करोगे? जो जवाब तुम दो वही तुम्हारा पड़ोसी दे, वही उसका पड़ोसी दे, वही उसका दोस्त दे, चाचा चाची, भाई मामा मामी, किसी से पूछो तो जवाब सेम आए। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। अब और मेरे दिमाग में इसका हार्ड जटिल चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, आइए इसके और कॉम्प्लेक्स को समझते हैं, और कॉम्प्लेक्स को। मेरा ये प्रश्न है बेटा, मेरा ये प्रश्न है कि आप किसी कक्षा में जाओ, किसी कक्षा में जाओ, किसी क्लास में, ठीक है, किसी क्लास में जाओ, तो मैंने कहा अच्छे बच्चों का समुच्चय, अच्छे बच्चों का समुच्चय, अच्छे बच्चों का समुच्चय। मैं किसी क्लास में गया और मैंने कहा कि अच्छे बच्चों का समुच्चय तैयार करो, तो क्या ये सेट में आएगा? क्या ये सेट में आएगा? किसी कक्षा में अगर 20 लड़के हैं, 30 लड़के हैं, 100 लड़के हैं और मुझे बनाना है अच्छे बच्चों का समुच्चय, तो क्या ये सही है? सोचो जरा सा। तो बेटा जब भी कभी अच्छे बच्चों के समूह बोले, बुरे बच्चों का समूह बोले, तो ये सब सेट में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपका पर्सनल पैमाना होगा। जब आप अच्छे बच्चों का समुच्चय तैयार करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि 10 लोगों से कहा जाए कि इस क्लास में अच्छे बच्चों का समूह बनाओ तो सबका समूह सेम आए। तो याद रखिएगा, अगर मैं किसी क्लास में गया और बोलता हूं कि अच्छे बच्चों का समुच्चय तैयार करो किसी क्लास में, तो बेटा ये सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक आध बच्चा छूट जाए, हो सकता है कि उसमें एक आध खराब बच्चे भी अच्छे की कैटेगरी में आ जाएं, तो अच्छे बच्चों का समूह कभी भी समुच्चय नहीं हो सकता। और सुनो ध्यान से, और सुनो, मैं कहता हूं किसी कॉलेज में इंटेलिजेंट शिक्षकों का समूह, किसी कॉलेज में मान लो मैं बात कर रहा हूं किसी कॉलेज में इंटेलिजेंट टीचरों का समूह, मतलब इंटेलिजेंट टीचरों का समूह, मतलब दिमागदार जो हैं, इंटेलिजेंट टीचर्स का जो ग्रुप होगा, क्या ये होगा समुच्चय में? तो आप इसका भी जवाब दोगे नहीं होगा। क्यों? कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी कॉलेज में सबके सब मतलब इंटेलिजेंट ही हों। ये कौन सा समुच्चय है? क्या तुम किसी के इंटेलिजेंस को नाप के डिफाइन कर सकते हो क्या? भाई जाहिर सी बात है। तो एक चीज़ और समझिएगा कि कभी भी वेल डिफाइन ऑर्डर में ये उदाहरण मत रखना
कि कक्षा में अच्छे बच्चों का समूह, कक्षा में बुरे बच्चों का समूह, सच बोलने वाले बच्चों का समूह, शरारत करने वाले बच्चों का समूह, लड़ाई करने वाले बच्चों का समूह। और एक उदाहरण, बड़ा अच्छा उदाहरण, किसी प्रदेश में अच्छे शहरों का समूह। ऐसे समझो, किसी प्रदेश में अच्छे शहरों का समूह, तो ये सब सेट में नहीं आते हैं। अच्छे शहरों का समूह, अच्छे शहरों का समूह, ये सब सेट थियरी में डिफाइन नहीं है। भाई तुम कैसे बता पाओगे कौन शहर अच्छा है, कौन शहर खराब है? तुम कैसे बता पाओगे कि किसी प्रदेश में गंदे शहरों का समूह, किसी प्रदेश में साफ शहरों का समूह? तो जब उसके क्वालिटी पर बात आए, क्वालिटी पर, कि सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अच्छा शहर है, बुरा शहर है, बड़ा शहर है, छोटा शहर है, तो इसका समुच्चय नहीं बना सकते। लेकिन अगर यहाँ पर दिमाग की बात किया जाए, मैथ के कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो एक मैं अपना कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको, अपना सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट, एक सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। ये सब बेटा याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर रहा हूँ कि सेट थियरी पढ़ा रहा हूँ, केवल सेट थियरी इतना डिफाइन कर रहा हूँ। चलिए सुनिए, मैं कहता हूँ कि अगर हमें आंकिक डाटा पता हो, जैसे समझो आप थोड़ा सा और हाई लेवल पर बात करो, अगर हमें आंकिक डाटा पता है, आंकिक डाटा, यूपीएससी के बच्चों के पास जाओ तो उनको पता होता है कि इस शहर में इतना प्रतिशत कचरा है, इस शहर में इतना कम कचरा है। तो अगर हम आंकिक डाटा के रूप में बात करें, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो अच्छे शहर की बात कर रहे हो, बुरे शहर की बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे डाटा कैसा है? आंकिक डाटा। आंकिक डाटा के रूप में, आंकिक डाटा के रूप में बताया जा सकता है, आंकिक डाटा के रूप में बताया जा सकता है कि आंकिक डाटा के रूप में ये बताया जा सकता है कि कौन शहर साफ है, कौन शहर गंदा है, कौन शहर प्रदूषित है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, सेल्फ मेड बेटा, कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करो। ये मेरा खुद का सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट है, इसीलिए दहाड़ के बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि जो मेरा है वो कॉपी कोई नहीं कर सकता। तो अगर मैं बात करता हूं थोड़ा अपर लेवल पर, आंकिक डाटा पर, प्रतिशतता पर, जैसे मान लो कि आप प्रतिशत का डाटा पढ़ रहे हो, प्रतिशत का डाटा, अगर किसी शहर की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, गांव की बात करूं, कस्बे की बात करूं, मोहल्ले की बात करूं, तो अगर प्रतिशत का डाटा है, प्रतिशत का डाटा, परसेंटेज का डाटा, परसेंटेज, तो अगर मुझे आंकिक डाटा पता है, अगर हमें आंकिक डाटा पता है तो हम क्या क्या बता सकते हैं? देखो, प्रदूषित शहर बता सकते हैं। अगर हमें आंकिक डाटा पता है तो प्रदूषित शहर का समुच्चय बना सकते हैं, और इसके बाद साफ शहर का समुच्चय बना सकते हैं, साफ शहर का। ठीक है, अगर हमारे पास आंकिक डाटा है तब, बिना आंकिक डाटा के नहीं बना सकते, क्योंकि उस समय सबका आंसर सेम होगा। गंदे शहर का समूह बना सकते हो, गंदे शहर का समूह बना सकते हो। ठीक है, लोगों का समूह, या फिर एक तरह से जनगणना टाइप कर सकते हो, जनगणना इन द सेंस कि घनत्व के आधार पे लोगों का समूह। तो चलो उस पर नहीं बात करेंगे, ये कुछ डाटा समझो कि कौन से शहर प्रदूषित हैं, कौन से शहर साफ हैं, कौन से शहर गंदे हैं। तो इस तरह के समुच्चय को आप बना सकते हो। ये थोड़ा अपर लेवल की बातें हो गई, मुझे पता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अपर लेवल पर मैं चला गया हूँ। तो अब मुझे पूरा भरोसा है कि सेट थियरी आपको क्लियर हो गया होगा। सेट थियरी में कुछ होता नहीं बेटा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ये क्या है भैया? कलेक्शन है। ठीक है, ये कलेक्शन है, एलिमेंट का कलेक्शन है, एलिमेंट का कलेक्शन है। तो मैं अब इसको लास्ट टाइम बताने जा रहा हूँ। किसी भी कलेक्शन को लिखते समय आप एलिमेंट रखिए, कॉमा लगाइए, एलिमेंट रखिए, कॉमा लगाइए, एलिमेंट रखिए, कॉमा लगाइए, और वेल डिफाइन इसको लिखिए, वेल डिफाइन। दूसरी बात बहुत ही मस्ट कंडीशन है, ये सुपरिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक, वेल डिफाइन, क्योंकि सभी का आंसर सेम आना चाहिए। मैं कह दूं क ख ग घ अंग का समुच्चय, जैसे मैंने लिखा क, फिर मैंने लिखा ख, फिर मैंने लिखा ग, फिर लिखा मैंने घ, फिर लिखा मैंने अंग। ऐसे करते करते सारे शब्दों को लिख डालिए जो हिंदी अक्षर होते हैं, तो और इसको डब्बे के भीतर रख करके रिप्रेजेंट कर दो। तो ये आपका पूरे सेट थियरी का निर्माण हो गया, ये समुच्चय है।
तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सेट क्या है। और एक बात बताएं, और किसको आप यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते बेटा, ऐसे एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ बातें जो अच्छी मुझे मतलब अच्छे तरीके से याद है। और क्या है, जैसे फूलों का समूह कभी भी समुच्चय नहीं होता। फूलों का समूह ये कभी भी समुच्चय नहीं होता। फूलों का समूह कभी भी समुच्चय नहीं होता। जैसे मैं कह दूं कि गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, कनेल का फूल, चमेली का फूल, तो फूलों का समुच्चय कभी भी मतलब फूलों का समूह कभी भी समुच्चय में नहीं आता। ये बात याद रखिएगा, फूलों का समूह। उदाहरण याद आ गया, इसलिए बस एग्जाम्पल से आप इस वीडियो को समझेंगे, मजा आएगा। अब हम बात करते हैं बेटा कि किसी सेट को लिखते कैसे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब किसी समुच्चय को प्रदर्शित करते कैसे, मतलब अब हम बात करने वाले हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका। अब हम चल रहे हैं समुच्चय को, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका, प्रदर्शित, ये हमारा नेक्स्ट। हमने समुच्चय को डिफाइन कर दिया अच्छे से, समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका। तो बेटा एक चीज़ सुनना, जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि ये एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाते हो और बीच में एलिमेंट भर देते हो। क्यों, यही तो करते हो। लेकिन किसी समुच्चय को प्रदर्शित करने का, किसी समुच्चय को लिखने का दो मेथड जो बनाया गया है मैथमेटिक्स के दुनिया में, जो दो मेथड बनाया गया है क्या कहते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थियरी में, तो थोड़ा सा इसका इंग्लिश, मुझे नाम दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसका इंग्लिश बस मुझे नहीं याद आ रहा था कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमारा ये टॉपिक है, बस 1 मिनट इसको लिख दो फिर आगे चलता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो आपके मेथड होते हैं। पहला कहलाता है ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, टैब्यूलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड, टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सारणीबद्ध तरीका। 1 मिनट, ये कलर बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। सारणीबद्ध, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, परेशान मत होइए, नेक्स्ट क्लास पे। सारणीबद्ध तरीका। और दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि बाइलिंगुअल मैथ पढ़ाने की वजह से थोड़ा सा चीज़ें आसान करने के लिए, और इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो ये है बेटा दो मेथड किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। सारणीबद्ध क्या होता है, समुच्चय का होता है, लेकिन हाँ बता देता हूँ, छोटा सा सुनो, नाम से क्लियर है। टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोनों सेम है, टैबुलर और रोस्टर फॉर्म सेम है। हिंदी में पढ़ो सारणीबद्ध, पूरी सारणी आ जाए, सारणी का मतलब है लॉन्ग फॉर्म, यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म होता है। टैबुलर और रोस्टर में सारणी मतलब पूरा लिखोगे, पूरा। जैसे देखो मैं उदाहरण बता दूं, पूरा का मतलब ये देखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ, पूरा। यहाँ पे देखो AEIOU 5 ही एलिमेंट हैं, ठीक। तो जब कभी ऐसा उदाहरण दिखे तो आप कहोगे ये कौन सा मेथड है, सारणीबद्ध, जिसमें पूरे एलिमेंट लिखे जाए, सारणी बना दी जाए, मतलब पूरा सारणी बन जाए, पूरी सारणी बन जाए, एक चार्ट बन जाए डिटेल्ड वे में। और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे नोटेशन यूज होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ कुछ ना कुछ प्रतीक लिख दिया जाएगा, नोटेशन। यहाँ पे ट्रिक यूज कर दिया जाता है, ट्रिक याद रखो बेटा, यहाँ पे ट्रिक यूज किया जाता है, मतलब नोटेशन, कुछ ना कुछ नोटेशन इसको अप्लाई कर दिया, नोटेशन। तो ये सेट बिल्डर का मतलब है एक ऐसा सूत्र लिख दो, एक ऐसा जनरल एक्सप्रेशन लिख दो, एक ऐसा व्यापक पद लिख दो जिससे सारे समुच्चय खुल जाएं,
तो ये दो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, जो चीज़ें अगर मुझसे छूटी हैं तो और उदाहरण आप देख लीजिए, कहीं आपसे कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं समुच्चय का समूह बता रहा था। यहाँ पे एक आप और ऐड कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल अच्छे अच्छे मैं बता देता हूँ। सूर्य के ग्रहों का समुच्चय, ये भी सेट है। सूर्य के, बेटा लिख लीजिए, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सूर्य के चारों तरफ नाचने वाले ग्रहों का समुच्चय, ग्रहों का समूह, ये भी सेट है, क्योंकि 9 ही ग्रह होते हैं तो 9 को लिख दो, सूर्य के द्वारा ग्रहों का समूह, ये भी सेट है। सप्ताह के दिनों का समूह, सप्ताह के दिनों का समूह, ये भी सेट है। बस सबका नाम लिख के कॉमा लगा देना। ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इतना अच्छे से पढ़ लो ना कि तुम दूसरे को पढ़ाने के काबिल हो जाओ, इतना अच्छा पढ़ लो, इतना अच्छा पढ़ लो। और आप कह सकते हैं वर्ष का समूह, भाई वर्ष है ना, इसका समूह बनता है ना, मतलब वर्ष में महीनों का समूह, ऐसे लिख दो। किसी वर्ष में महीनों का समूह, किसी वर्ष में महीनों का समूह, महीने 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो सबका नाम लिख दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। प्राकृतिक संख्याओं का बता ही चुके हैं। 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समूह, 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समूह, अभाज्य। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे सब कुछ समाप्त। ऐसे बहुत एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, मैथमेटिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे टॉपिक हमारा परफेक्टली फिनिश। जिनको ना समझ में आए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है फिर से वीडियो देखिएगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी बेटा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कि सेट है क्या, सेट मैथ में क्यों रखा गया, क्यों बोला गया। ठीक है, और अगर एक आध टॉपिक छूट जाता है, वैसे नहीं छूटा है, मैंने पूरा सब कुछ बता दिया है कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय को लिखते कैसे हैं, समुच्चय को गलतियां क्या करना है, समुच्चय में क्या क्या चीज़ें मतलब आप मिस्टेक कर देते हो, ये सब नहीं भूलना है, ये सब आपको नहीं भूलना है। मतलब कुछ मैंने छोड़ा नहीं है, कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे और बता दें, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, ये बेहतर एक स्लाइड खाली है। तो अगर आपसे मैं कहूँ एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट नोट, एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट नोट जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है वो इम्पॉर्टेंट नोट? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी समुच्चय के अवयव को कैसे लिखोगे, वैसे इसको मैं कल भी पढ़ा दूंगा लेकिन एक बार आज भी देख लीजिए। किसी समुच्चय के, किसी सेट के अवयव को कैसे लिखोगे, किसी समुच्चय के अवयव को कैसे लिखोगे, मतलब कैसे बताओगे कि अवयव है कि नहीं है। किसी समुच्चय के अवयव को कैसे लिखोगे, तो इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे देखो ये क्या है, मान लो क ख ग घ अंगा मैंने लिखा है, तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ए। कोई ए है, इसका समुच्चय ये है, तो कहोगे क बिलोंग्स टू ए, क बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसे लिखते हैं, जो क है वो ए का समुच्चय है, उसको ऐसे लिखते हैं, ये ई बनाते हैं, बिलोंग्स टू। जो बीच में लिखा है इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। और कैसे कहोगे, जो ख है, ख बिलोंग्स टू ए, ऐसे। तो ये आपका जनरल नोटेशन है, जनरल नोटेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो ये स्वरों का समूह जो है, इसको मैं पी कह देता हूँ कि ये कोई पी है, जो कि कैसा समुच्चय है, स्वरों का समूह है। तो आप कहोगे ए बिलोंग्स टू पी, ए बिलोंग्स टू पी। ये होता है किसी अवयव को लिखने का तरीका। और ई बिलोंग्स टू पी, आई बिलोंग्स टू पी। तो ये हमारा एक जनरल नोटेशन। कल के क्लास में हम केवल परिभाषा बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सेट थियरी का प्रीवियस डिस्कशन हो चुका है, हम लोग आज बात करने वाले हैं नोटेशन पे, उसके रिप्रेजेंटेशन पर। तो ये हमारा कल का टॉपिक होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार,
और सभी को शुक्रिया, हमारे सेशन को ज़रूर से देखिएगा, मैथ का नया एक्सपीरियंस हमारे थ्रू ज़रूर जुड़िए। और ये मेरा पूरा प्रयास है कि मैथ में भी थोड़ा सा बेहतर, जो मुझे नॉलेज है थोड़ा सा बेहतर किया जाए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे दिया जाए। बस आपका भला होना चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए कि सीख लो चीज़ों को, बस इतना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।